हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं हर वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड। आज भी मैंने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो हर एक बिगिनर और हर एक ट्रेडर उसे समझना चाहता है, लेकिन समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। मैं आज इजी वे में समझाने के लिए आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम कॉन्सेप्ट है जिसके हम बारे में बात करना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो फाउंडेशन है वो है सप्लाई और डिमांड। अगर आप बिगनर है या काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आपको प्राइस मूवमेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो बेशक आपके लिए है। मैं आज आपको बताऊंगा सप्लाई और डिमांड को हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे, किस तरीके से हम सप्लाई और डिमांड को ढूंढेंगे कि किधर पे सप्लाई ज्यादा है और किधर पे डिमांड ज्यादा है, किधर पे बायर्स ज्यादा है और किधर पे सेलर ज्यादा है, जिससे कि हम बड़े मूवमेंट, बड़े पिप्स इजीली कैप्चर कर सके। और जो स्कैल्पर्स होते हैं, स्कैल्पर्स के लिए तो बहुत इजी रहता है एक सप्लाई और डिमांड जोन को पकड़ के ट्रेड लेना। बहुत इजीली प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं 2 या 3 कैंडल में। लेकिन मैं यहाँ पे आज बात करूंगा बड़े पिप कैप्चर करने की। बड़े पिप हम किस तरीके से कैप्चर करेंगे और सप्लाई डिमांड होता क्या है मैं वो भी बताऊंगा आपको। उसके एग्जाम्पल समझाऊंगा, सप्लाई डिमांड जोन क्या होते हैं वो बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ सप्लाई और डिमांड होता क्या है। बेसिकली सब देखिए, मार्केट में हर चीज का दाम होता है। तो चाहे वो गोल्ड हो, ऑयल हो या डॉलर हो, उसकी कीमत तय होती है सप्लाई और डिमांड से। अब सिंपल भाषा में बोले तो जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो उसका दाम, सीधी सी बात है, बढ़ जाता है। वैसे ही जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है लेकिन लोग उसे लेना नहीं चाहते तो प्राइस, सीधी सी बात है, नीचे गिर जाता है। तो यहाँ हमको समझना है कि दाम बढ़ रहा है अगर किसी स्टॉक का, या अब इंडियन मार्केट में भी कर सकते हैं, किसी स्टॉक का या कमोडिटीज का या फॉरेक्स में किसी पेयर्स का, यूरो पेयर्स का अगर दाम बढ़ रहा है लेकिन वहां पे जो बायर्स है उसे नहीं बाय नहीं कर रहे, जो लोग ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है दाम गिरेगा। तो वो चीज हम आज यहाँ पे प्लॉट करेंगे कि उस एरिया को हम किस तरीके से प्लॉट करें। एक सिंपल से इंडिकेटर के थ्रू बता दूंगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक इंडिकेटर लगाना है, कुछ सेटिंग है वो करना है आपको, वो इंडिकेटर सब कर देगा। आपको सिर्फ वेट करना है प्राइस के उस दाम पे आने का, और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि उस प्राइस अगर बढ़ रहा है, उस पेयर का अगर प्राइस बढ़ रहा है और लोग उधर बाय नहीं कर रहे हैं और एक क्लियर रिजेक्शन देता है, तो सेल का ट्रेड प्लान करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फॉरेक्स में भी लॉजिक लगता है, अगर लोग ज्यादा यूएसडी खरीदना चाहते हैं तो यूएसडी की डिमांड बढ़ेगी और उसका प्राइस भी ऊपर जाएगा। यही चीज मैंने आपको अभी समझाया था। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि चलिए एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यूएस एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिपोर्ट रिलीज कर रहा है। यूएस में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिपोर्ट रिलीज कर रहा है, जैसे कि जीडीपी या जॉब्स के डेटा रिगार्डिंग कर रहा है कि जीडीपी जो भी है उनका। और अब ट्रेडर सोचेंगे कि यूएसए स्ट्रांग होगा। सीधी सी बात है, जब जीडीपी या जॉब्स डेटा के रिगार्डिंग कोई इकोनॉमिक न्यूज आती है या रिपोर्ट आती है तो जो है यूएसडी स्ट्रांग होता है, तो सबके सब यूएसडी खरीदना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट क्या आता है, यूएसडी की डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस ऊपर जाएगा। अब सबके सब यूएसडी खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा और डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात ये आती है कि आपको उल्टा सोचना है। अब उल्टा सोचिए, अगर जापान की सेंट्रल बैंक नए पैसे प्रिंट कर रही है, जापान की सेंट्रल बैंक नई पैसे प्रिंट कर रही है, तो मार्केट में जो जेपीवाई की सप्लाई बढ़ रही है, जेपीवाई की सप्लाई बढ़ने की वजह से डिमांड उतनी नहीं बढ़ पा रही। अगर यहाँ पे जापान में जो जेपीवाई है, उस सेंट्रल बैंक पैसे प्रिंट कर रहा है और उसकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर उसकी डिमांड उतनी नहीं बढ़ पा रही है, तो उसकी कीमत, सीधी सी बात है, गिर जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते क्या है। अब चलिए बात करते हैं जोन्स की। चार्ट पर आपने देखा होगा कुछ जगह से प्राइस तेजी से गिरता है या बढ़ जाता है बिना रुके या बिना किसी हिचकिचाहट से, तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई और डिमांड। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम उसको प्लॉट कैसा करेंगे एक सिंपल से इंडिकेटर के थ्रू। चलिए
चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको गोल्ड में बताता हूँ कि सप्लाई और डिमांड को किस तरीके से हमको प्लॉट करना है एक सिंपल से इंडिकेटर के थ्रू। तो मैं आपको इंडिकेटर का नाम आपको इधर पे यूज़ करके दिखाता हूँ कि ये इंडिकेटर आपको सिंपली जाना है सर्च बार पे और सप्लाई लिख दो। यहाँ पे आपको जो थर्ड पे दिखेगा सप्लाई डिमांड एंड इक्विलिब्रियम जोन, आपको इस पे क्लिक करना है। बेसिकली यही सबसे इजी सप्लाई और डिमांड जोन है जो आपको बता देता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सप्लाई डिमांड जोन को प्लॉट करना है इंडिकेटर के थ्रू। सेकंड आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी रखना पड़ेगा जैसे कि आपको पता चलेगा। तो ये ऐसे नहीं आता है, आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया चूज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक के आपको सप्लाई होना है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ और आप वो एरिया को किस तरीके से ढूंढेंगे मैं वो भी बताता हूँ। जैसे कि हमको एक बड़ा एक बड़ा मूवमेंट लेना पड़ेगा जिससे कि हम उसको प्लॉट कर सके। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं इसको छोटा करूँ तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था। हमको इतने पीछे से नहीं जाना है, बेसिकली हमको सामने जितना सामने हो सके उतने सामने से लेना है। तो यहाँ से मार्केट ने एक ऊपर की तरफ जाने का यहाँ पे डिमांड बढ़ी है। जो प्राइस था गोल्ड के प्राइस की डिमांड यहाँ से बढ़ी है, तो हम यहाँ से लेंगे। बेसिकली यहाँ पे एक रख दूंगा और यहाँ पे एक, तो ये इजीली बन जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ तो ऊपर का एरिया ये हमारा सप्लाई जोन है और ये वाला रेड वाला, और जो नीचे का एरिया है डिमांड जोन है। आप देख सकते हो डिमांड जोन में मार्केट ऊपर से यहाँ नीचे आके इस डिमांड पे आके, एक मिनट, इस डिमांड पे आके मार्केट ने एक ऊपर की तरफ मूव दिया है। और ये जो है, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही होंगी, ये वैल्यू एरिया हाई पॉइंट है। जो आपको अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, एक छोटे पिप कैप्चर करना है 4 या 5 कैंडल का, जिसमें कि आप 25 to 50% का प्रॉफिट निकाल सके आपके ओवरऑल मार्जिन से, तो आप इस लाइन का यूज कर सकते हो। जैसे कि इस पे मार्केट आके ऊपर, ये भी एक सप्लाई का ही काम करता है, ऊपर पे टच करके नीचे चले गया तो आप यहाँ पे एक सेल का ट्रेड प्लान करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। बेसिकली ये हमारे काम का नहीं है। तो हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके मैं आपको यहाँ पे सेटिंग बता देता हूँ क्या करना है। ये जो सप्लाई एंड डिमांड जोन रहेगा इसको लेना है। इक्विलिब्रियम जोन जो रहेगा हम इसको 90 कर देंगे। जो हम 90 नहीं, 92 बेस्ट रहेगा, जो हमको इंडिकेट करेगा। अगर आपको जोन को एक्सटेंड करना है आगे, कि आप चाहते हो कि जोन आगे भी आपको पता चले किधर जा रहा है, बेसिकली मैं करता नहीं हूँ लेकिन फिर भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये आपको आगे तक के बता देता है। इसको हम अभी का बंद कर देंगे, अभी हमको इसका यूज नहीं है। और कॉमन इंटरेस्ट बताता है कि बायर्स और सेलर्स का, आप देख सकते हो शो कॉमन इंटरेस्ट, जो ब्लू वाला है इसको, जो ब्लैक जो पीछे ग्रे वाला जो है कॉमन इंटरेस्ट पे, हमको इसको कर देना है रेड, जिससे कि हमको सेलर्स का भी इंटरेस्ट पता चलेगा कितना है। बेसिकली इधर पे जो मार्केट में जो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे बायर्स ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि जो बीच में जो भी, अगर बीच में ये जो बीच में जो ग्रीन कलर की ये लाइंस बनी हुई है, अगर ये रेड बनती तो मुझे इंडिकेट होता वहाँ पे कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक के बायर्स ज्यादा है, तो इसलिए वो ग्रीन कलर की लाइन है। और आप शो बुल एंड बियर डोमिनेंस भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको जो एक बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स और सेलर्स की मतलब मार्केट बुल है या बेरिश है। तो बेसिकली ग्रीन कलर का बता रहा है जो कि एक मार्केट बुल पे है, ऊपर की तरफ जा रहा है। हाई एरिया वॉल्यूम में क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका यूज नहीं है। एक छोटे पिप कैप्चर करने के लिए हाई एरिया और लो एरिया वैल्यू यहाँ पे यूज में आती है। और यहाँ पे आपको बस इतना ही, ये जो प्रोफाइल विद रहेंगे इसको 25 कर देंगे हम, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं अच्छा लगता है, इसलिए इसको कर देंगे ओके। ये ऑरेंज वाली लाइन जो है ये इंटरेस्ट बताता है कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था यहाँ पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके एक रिवर्सल ले लेगा ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे डिमांड जो है मार्केट की अगर गिरना चाहती है, मतलब अभी तक की डिमांड बढ़ी है मार्केट की, ऊपर की तरफ गई है, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है प्राइस बढ़ रहा था तो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, बायर्स भी यहाँ पे आ रहे थे। लेकिन अब जो बायर्स जितने लोगों ने नीचे से लेके ऊपर तक के, बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक के बाय करके रखे थे, ये इधर पे सेल कर रहे। तो
इक्विलिब्रियम पॉइंट हमको वो बताता है कि यहाँ पे एक्चुअल बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं। अगर यहाँ से ये नीचे चले गया इस डिमांड जोन पे, डिमांड जोन मतलब मार्केट वापस उसी एरिया पे आ गया जहां से वो ऊपर गया था, तो मतलब कि जितने लोग ने उसको एक डिमांड पे बाय करे थे उसको ऊपर सेल कर चुके हैं। अब मार्केट का प्राइस बढ़ना चाहता है लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है, उस वजह से जो कैंडल पैटर्न है वो नीचे की तरफ आ रहा है। और हम अगर आपको पीछे भी दिखा दूं तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ से बेसिकली मार्केट नीचे गिरना चालू होता है ना, चलो यहीं तक के रख देते हैं। तो आप देख सकते हो बड़े पिक कैप्चर करने के लिए बहुत काम में आता था। अगर मैं इसको यहाँ से लगा देता करता था और एक बड़े पिप कैप्चर करने के लिए, तो बेसिकली मैं यहाँ से तो पहले कंफर्म करता था कि कितने बायर्स है कितने सेलर। यहाँ पे अगर मैं एक सेल का ट्रेड प्लान लेता, अगर मैं यहाँ से एक सेल का ट्रेड प्लान करता था, तो देख सकते हो आप मार्केट एक सप्लाई से मैंने सेल किया ना, ऊपर से मैंने डिमांड से सेल नहीं किया। डिमांड से सेल तभी होता है जब मार्केट का प्राइस एक्चुअल में नीचे की तरफ चले जाए। तो मैं एक सप्लाई पे अगर मार्केट आया मैं वहां से सेल कर देता, तो मार्केट यहाँ तक के डिमांड तक के आता, तो मेरा इतना बड़ा पिप ओवरऑल इतना बड़ा पिप कैप्चर हो जाता था। फिर डिमांड पे आके मार्केट ने यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आया मार्केट और एक यहाँ पे रिटेस्ट किया मार्केट। जो कैंडल स्टिक था उसने एक रिटेस्ट किया कि यहाँ से डिमांड बढ़ रहा था, एक एक्चुअल में डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो चीज देखा है यहाँ पे कि मतलब एक्चुअल में बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है या नहीं बाय करने के लिए। वो रिटेस्ट किया और फिर वापस ऊपर की तरफ चले गया। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो आप आगे तक का देख सकते हो कि कहाँ तक के जा सकता है मार्केट। और अगर हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है तो हम किस तरीके से लेंगे, मान लो अगर मैं यहाँ से लेता एक सप्लाई पे से, अगर मैं एक सेल का ट्रेड प्लान करता तो मैं इसका स्टॉप लॉस क्या रखता था बेसिकली। तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहता था, जो इसके ये ओवरऑल जो जितनी इसकी विड्थ है, लेंथ है, जो भी बोलेंगे हम, उसके ऊपर रहता था मेरा स्टॉप लॉस। सीधी सी बात है, उसके थोड़ा सा ऊपर रखता था, मार्केट एक रिटेस्ट दे के फिर नीचे चले गए हम तो। और मैं वहाँ पे एक मनी मैनेजमेंट भी करता था, अपने रिस्क को कम करते जाता था। जैसे कि एक बार मार्केट यहाँ पे आ गया था इस वाली लाइन पे, तो ये मतलब यहाँ से अगर एक बार मार्केट यहाँ आ गया तो फिर मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस वाली लाइन पे लगा देता था इसको। वैसे ही अपना रिस्क कम करते 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 एक डिमांड जोन तक आके अपना प्रॉफिट लेके टेक प्रॉफिट हिट करवा के चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि सप्लाई और डिमांड जोन होता क्या है। बेसिकली जहाँ जहाँ से प्राइस तेजी से ऊपर जाता है, मतलब बायर्स वहाँ एक्टिव थे, वो होता है हमारा डिमांड जोन। और सप्लाई जोन क्या होता है, जहां से प्राइस नीचे गिरा मतलब सेलर्स वहां पे स्ट्रांग थे। देखे होंगे आपने, ऊपर सप्लाई था, ऊपर की तरफ सप्लाई था, जहां से प्राइस नीचे गिरा मतलब वहां पे सेलर्स स्ट्रांग थे। और डिमांड जोन जहां पे नीचे ग्रीन कलर की लाइन थी, जहां पे डिमांड ज्यादा था प्राइस का, तो वहां से मार्केट ऊपर गया। ये जोन हमें बताते हैं कि बड़े प्लेयर्स जैसे बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। बेसिकली आप इस पे बैक टेस्टिंग करो, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ऐसे 4 स्टेप बताऊंगा कि आप यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन का यूज़ करते हुए किस तरीके से ट्रेडिंग। तो बेसिकली जो हमारा स्टेप 1 है, आप चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड या सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करो। मैंने आपको इंडिकेटर बताया हो, सबसे बेस्ट इंडिकेटर है वो लगाओ, आपको सप्लाई और डिमांड जोन दोनों भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, दोनों दिख जाएंगे। स्टेप 2 जो रहेगा, वेट करो प्राइस वापस उस जोन में आए। यहाँ पे एक बहुत पेशेंस का गेम है, यहाँ पे रिस्क नहीं लेना कि आप बीच में देख लिए सप्लाई से मार्केट नीचे आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप बड़े पिप कैप्चर करने के लिए एक सेल का ट्रेड ले रहे हो, बिल्कुल नहीं करना। आपको वेट करना है कि प्राइस उस जोन में वापस आए, या तो सप्लाई जोन में वापस आए या तो डिमांड जोन में वापस आए। स्टेप 3 जो रहेगा, अब मान लो कि आप डिमांड जोन से बाय कर रहे हो तो आपको वहां पे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, जैसे कि एक बुलिश या बेरिश कैंडल, या थर्ड मैंने जो सेकंड जो आपको बताया है कि आपको वहां पे एक वॉल्यूम का भी आपको इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, कोई भी वॉल्यूम का लगा लो। जो वॉल्यूम अगर स्पाइक, अगर डिमांड जोन पे नीचे से जो वॉल्यूम थी अगर वो स्पाइक होती है ग्रीन कलर की, बड़ा वॉल्यूम बन जाता है, मतलब कि वहां पे कोई रिजेक्शन नहीं है, बायर्स बाय करने के लिए रेडी है, वो बिल्कुल बाय करेंगे, आप भी वहां पे बाय कर लो। जैसे कि वहां पे बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस रेडी है बाय करने के लिए या कर चुके हैं, वो बता देता है आपको। और एक रिजेक्शन विद लो उसमें जो
जो भी लास्ट कैंडल जो ऊपर जाने से पहले जो कैंडल रहेंगे उसकी विग लो, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, एक रिजेक्शन विग लेना भी ज़रूरी है। और कुछ कॉमन गलतियां जो बिगिनर्स और बड़े बड़े ट्रेडर्स भी करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत से ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, हर जगह जोन बना लेते हैं बिना प्राइस एक्शन देखे। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मैं एक ही चीज़ बोलूँगा एंड तक, आपको इंडिकेटर बनाओ, हर जगह जोन बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो ही आपको हर जोन बता दे रहा है, एंड तक के, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के आपको जोन खुद ही बना दे रहा है इंडिकेटर। कंफर्मेशन के बिना एंट्री ले लेते हैं, बिना कंफर्मेशन के एंट्री ना ले। आपको नीचे वॉल्यूम देखना पड़ेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा, और कितने बायर्स वहाँ पे बाय करने के लिए रेडी है और सप्लाई पे से ले रहे हो तो कितने सेलर्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, आपको वो देखना पड़ेगा। छोटी टाइम फ्रेम पर ओवर ट्रेड करते हैं, सीधी सी बात है। बहुत से ट्रेडर्स होते हैं जो छोटी टाइम फ्रेम, मतलब मैं बेसिकली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, ये भी छोटा ही टाइम फ्रेम होता है, पर लेकिन मैं इसलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ क्योंकि मेरा अमाउंट यहाँ पे बहुत मार्जिन बहुत कम रहता है मेरे पास, 20-30 हज़ार रुपये का लेके आता हूँ, इसलिए मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे मैं जाता नहीं हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भूल के भी मत करना, छोटे टाइम फ्रेम पर ओवर ट्रेड मत कर लेना, ऐसा गैम्बलिंग मत उसे यूज़ करना कि हर ट्रेड पर आप बाय सेल कर दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी गलती, चेस करते हैं प्राइस को जब वो जोन से निकल चुका होता है। अब मान लो कि आप वेट कर रहे हो डिमांड जोन पे आने का या सप्लाई जोन पे आने का, सप्लाई जोन पे आके बोल समझ लो कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर दिया, पर लेकिन होता अक्सर ये है कि एक रिजेक्शन देता है, वापस से फेक ब्रेकआउट दे के ऊपर आके एक वापस नीचे जाता है मार्केट वापस टच करके। आप क्या करते हो, जल्दबाजी में देख लेते हो, आपने ट्रेडिंग चार्ट चालू कर दिया और देख लिया कि सप्लाई जोन से अब नीचे आ गया, मार्केट टच करके नीचे आ गया, आप वहां पे सेल का ट्रेड ले लेते हो, पर लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस रहता है ऊपर, वो सीधा आपका स्टॉप लॉस को हिट करके मार्केट पे नीचे चल जाता है। ये नहीं करना है, पेशेंस रखना है, ये सब अवॉइड करो और बस क्लीन और क्लियर सेटअप का वेट करो। आखिरी में अब वीडियो एंड करना है, बहुत बड़ी वीडियो बन गई, तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप सप्लाई डिमांड जोन यूज़ करते हैं, नहीं करते हो तो आगे करोगे या नहीं। और सप्लाई डिमांड जोन का यूज़ करते हुए मैं ट्रेड लेके दिखाऊँ या नहीं वो भी बताओ। नेक्स्ट वीडियो उसी पर बताऊँगा कि किस तरीके से बड़े पिक कैप्चर करते हैं। बेसिकली 10 या 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके यहाँ पे 25 to 30,000 निकाल सकते हैं ईजीली। और अगर आप चाहते हो तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे एक्सनेस ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके आप वहाँ से भी साइन अप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।